हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द साइट्रिक एसिड साइकिल। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सो साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स, हु वाज ए जर्मन बॉर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट, जिन्होंने ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ क्रेब्स साइकिल जीता था नोबेल प्राइज इन द ईयर 1953। सो साइकिल, वो पहले वाला जो पार्ट था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो फिर भी गेट एग्जाम में कभी कभी इन्वेंटर का नाम पूछ देता है। पर सो ऑल दो यहाँ पर इन्वेंटर नहीं बोल सकते, डिस्कवरर का नाम बोल सकते हैं। सो डिस्कवर का नाम कभी भी गेट में पूछ देता है, पर इन केस ऑफ CSI एंड नेट एग्जाम इट इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। नाउ उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ the site of Krebs cycle. Okay, so site is matrix of mitochondria in case of eukaryote and cytosol in case of prokaryote. So आप पूछोगे कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोट पे हो रहा है पर प्रोकैरियोट में क्यों नहीं हो रहा। क्यों ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रोकैरियोट के केस में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद ही नहीं रहता। मेनली क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, एसिटाइल कोए जो हमको पहले वाले वीडियो के अंत में मिला था एज ए इन प्रोडक्ट, ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल पे जाके फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए तैयार होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन वन बाई वन। सो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सालो एसिटेट CO minus C double bond O CH2 CO minus, this is the formula of oxaloacetate. Along with that acetyl CoA जो हमको पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से मिला है, these two are the substrate and also water are present. Okay, this reaction is catalyzed by citrate synthesis and here aldol condensation followed by hydrolysis will occur. So क्या होगा, यहाँ पर जो कोएंजाइम है ये बेचारा हट जाएगा and it will remain as a free enzyme। एंड ये जो एसिटाइल मोइटी है इसमें से CH3 ऊपर जाएगा, सो आएगा CO माइनस CH2 CO माइनस, उसके बाद यहाँ पर OH CH2 CO माइनस। ओके, सो मेन जो चेंज हुआ है यहाँ पर ये ऊपर वाले पोजीशन में हुआ है। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो है कि साइट्रेट को देखकर, अगर आपने थोड़ी बहुत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है, सो साइट्रेट को देखकर आप लोग को लगता होगा कि साइट्रेट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज देयर इज नो काइरल कार्बन प्रेजेंट, राइट। पर आई विल टेल यू दैट साइट्रेट इज एन मॉलिक्यूल दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव अंडर सम सर्टेन कंडीशन। किस किस कंडीशन में? पहली बात, काइरल कार्बन क्या होता है? काइरल कार्बन होता है वो कार्बन जिसका चार्ज वैलेंसी कुछ कुछ अलग 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 एटॉम से फुलफिल है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे साइट्रेट को, सो साइट्रेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस सी को अगर देखोगे तो इस सी का इस हाथ में CO माइनस CH2 है, इस हाथ में CO माइनस CH2 है, सो दे आर सिमिलर एटॉम्स, राइट। सो साइट्रेट इज नॉट एसिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ जनरल व्यूज, बट अगर साइट्रेट कुछ ऐसे एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है जिस एंजाइम के एक्टिव साइट में एसिमेट्रिक कल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, then that citrate can act asymmetrically. Okay, that is why we are telling citrate as a prochiral molecule. पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि उस एंजाइम के एक्टिव साइट में एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का प्रेजेंस। ओके, or we should say that active site should be asymmetric. Now let's talk about the step number 2. This step number 2, which is indeed having two different sub steps 2A and 2B, यहाँ पर क्या होगा, हमें जो साइट्रेट मिला था ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप, इसमें से वाटर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ये वाला OH से निकलेगा एंड यहाँ से एक H निकलेगा एंड ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आएगा एंड हमें मिलेगा सिस एक्ोनाइटेड। ओके, एंड फिर से वाटर का एडिशन होगा। कैसे होगा? यहाँ पर H आएगा एंड यहाँ पर CH2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अगर H आया तो यहाँ पर OH आना पड़ेगा क्योंकि H2O वाटर, राइट। सो अब आप पूछोगे आप मुझसे कि क्या फ़ायदा हुआ बाय रिमूविंग वाटर एंड देन अगेन एडिंग द वाटर। सो
यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओ एच ग्रुप था, वो 1 2 3 नंबर कार्बन पे था, यहाँ पर ओ एच ग्रुप का पोजीशन को चेंज किया गया है. ओके, सो व्हाट type of reaction it is? It is an example of isomerization reaction, right? And it is catalyzed by aconitis. So इस reaction को inhibit किया जा सकता है with the help of fluoroacetate, which is used as a pesticide. Okay, and aconitis is also an example of non-heme protein. So पहली बात कि CSIR नेट के एस्पेक्ट से अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग स्ट्रक्चर इतना पूछता नहीं है, पर the name of those kind of inhibitors are very important. Okay, so you should remember about this. Although आपके MSc के point of view से स्ट्रक्चर भी important है. Okay, so that is the thing. अब बात आता है कि ये फ्लूरोएसिटेट जो है वो एकोनाइटिस को इनहिबिट कैसे कर रहा है. सो आपको फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि फ्लूरोएसिटेट इज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर. ओके, सो इट लुक्स लाइक साइट्रेट. ओके, सो दैट इज द थिंग. एंड इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब एंजाइम इनहिबिशन के ऊपर एक डिटेल प्लेलिस्ट आएगा. ओके, सो फिलहाल के लिए इतना जान लो कि फ्लूरोएसिटेट लुक्स लाइक साइट्रेट, that is why it is a competitive inhibitor of aconitis. Okay, so now let's talk about the step 3, जहाँ पर आइसोसाइट्रेट से एक कीटो कंपाउंड तैयार हो रहा है, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट. एंड इट इज अगेन ए इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल. ओके, एंड ऑब्वियसली देयर इज ऑल्सो ए लिबरेशन ऑफ CO2. सो अगेन इट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. ओके, सो क्या होगा, यहाँ से CO माइनस निकल जाएगा. सो ये वाला जो है वो CH2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, एंड यहाँ से H2 निकल जाएगा. ओके, सो दैट इज द आइडिया, दैट इज आवर अल्फा कीटोग्लूटारेट. ओके, सो यहाँ से एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप इन क्रेब्स साइकिल. सो द कन्वर्शन ऑफ alpha ketoglutarate from the conversion of isocitrate into alpha ketoglutarate is the first oxidation step that is occurring in the Krebs cycle. Okay, so now let's move to the next part, that is step number 4. And this is indeed a very important reaction because this step 4 is the rate limiting step. Okay, so हमारे ग्लाइकोलाइसिस के केस में रेट लिमिटिंग स्टेप था स्टेप नंबर 3, यहाँ पर स्टेप नंबर 4, ये चीज़ को याद रखना. ओके, and in that reaction there will be generation of succinyl CoA from alpha ketoglutarate. That means what? We have to add coenzyme, right? So that is the idea. And again there will be decarboxylation. So यहाँ पर CO माइनस से निकलेगा एंड यहाँ पर ऐड हो जाएगा FCOA. बात खत्म. That is the succinyl CoA. Okay, so alpha ketoglutarate dehydrogenase is the enzyme that catalyzes this reaction. This is rate limiting step, and again it is a oxidative decarboxylation reaction. So एक कितना नंबर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ? इट इज सेकेंड नंबर, राइट? क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो था वो था फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, राइट? नाउ अब आते हैं स्टेप 5 में, जहाँ पर सक्सिनिल CoA से हमें मिलेगा सक्सीरेट. एंड इट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहाँ पर ATP एंड GTP का जनरेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ना यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि भाई ATP एंड GTP का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या? ADP एज ए सबस्ट्रेट मौजूद था जिसको फॉस्फेट ग्रुप दिया गया है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग ATP, राइट? पर अगर आप सक्सिनिल CoA को ध्यान से देखो, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉस्फेट. तो फॉस्फेट ग्रुप ADP को मिल रहा है, तो मिल रहा है कैसे? इस रिएक्शन से. सो चलो देखते हैं. सो इस रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि ये जो सक्सिनिल CoA है इसके साथ फॉस्फेट रिएक्ट करता है एंड हमें मिलता है सक्सिनेट फॉस्फेट. ओके, और सक्सिनिल फॉस्फेट व्हाट एवर यू से. ओके, सक्सिनिल फॉस्फेट. ओके, नाउ क्या होगा, ये जो सक्सिनेट थायोकाइनेस है ये क्या करेगा, ये इस सक्सिनिल फॉस्फेट से फॉस्फेट ग्रुप को छीन लेगा. ओके, एंड नाउ दिस फॉस्फेट ग्रुप इज इन द हिस्टिडीन रेसिड्यू ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेस. ओके, अब क्या होगा, अब उस एंजाइम दैट इज सक्सिनेट थायोकाइनेस वो क्या करेगा, वो इस फॉस्फेट ग्रुप को ADP और GDP को दे देगा, एंड दैट्स हाउ ATP एंड GTP आर प्रोड्यूसिंग. ओके, एंड
This is occurring in animal cells, bacterial cells and plant cell as well. And in some cases एक चीज यहाँ पर देखा जाता है, that is न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज मेडिएटेड रिएक्शन. यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ एनिमल सेल में जीटीपी मान लो तैयार हुआ, वो जीटीपी क्या करेगा, अपना जो टर्मिनल फॉस्फेट है उसको एडीपी को दे देगा एंड एज ए रिजल्ट वो लोग फैसिलिटेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. अब इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज. ये मेनली करता क्या है, मान लो यहाँ पर जीटीपी तैयार हुआ है, ये क्या करेगा, जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करेगा एंड इस जीटीपी से जो फॉस्फेट इसने लिया है वो फॉस्फेट को अपने हिस्टिडीन रेसिड्यू में रखेगा फिलहाल. ओके, एंड इस हिस्टिडीन रेसिड्यू में जो फॉस्फेट है इस चीज़ को वो दे देगा एडीपी को. ओके, एंड एटीपी तैयार होगा. ओके, so that is the idea of nucleoside diphosphate kinase and it is usually occurring in case of animal cell. Okay, so this is the step 5 जहाँ पर ATP and GTP का फॉर्मेशन भी हो रहा है एंड सक्सिनिल को कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट पे. सो सक्सिनेट पे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एक कोएंजाइम ए जो है वो हट जा रहा है एंड दिस सी डबल बॉन्ड ओ बिकम CO माइनस. ओके, सो दैट इज द आइडिया. सो यहाँ पर पूरा का पूरा जो पेज है मैंने वही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको समझाया है. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले तो आप लोगों को आसानी होगी टू मेक सम नोट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 6. सो हमने कहाँ तक, हम लोग क्या तक पहुँचे, हम लोग पहुँचे अप टू द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट, राइट. अब क्या होगा, अब एक FADH2 मेडिएटेड स्टेप होगा in presence of succinate dehydrogenase. Okay, and it is the third oxidation step and this can be inhibited by malonate. Okay, so total कितने कितने इनहिबिटर के बारे में हमने जाना अबाउट द फ्लूरोएसिटेट, राइट. उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना अबाउट दिस मेलोनेट एंड दैट्स इट, राइट, अप टू नाउ. ओके, सो ये हमारा जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा एंड डबल बॉन्ड आएगा. दैट इज वाई इट इज ए डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ओके, एंड ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो ऑकर्स. सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट फ्रॉम सक्सिनेट एंड मेलेट का भी वही बात है कि इट ऑल्सो एक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ओके, सो सॉरी गाइस, एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत बोला है जो मुझे अभी अभी रियलाइजेशन हुआ कि मेलोनेट जो है ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंड मैंने आपको वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब मेलोनेट हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सक्सिनेट. ओके, एंड यहाँ पर हमने जो फ्लूरोएसिटेट के बारे में बात किया था, ये फ्लूरोएसिटेट क्या करता है, ये फ्लूरोएसिटेट फैसिलिटेट करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लूरोसाइट्रेट which is not good for aconitis. That is the thing, but it is not a competitive inhibitor. Okay, so extremely sorry for that. So now let's move on into the 7th step. हमको क्या मिला, हमको मिला फ्यूमारेट. अब इस फ्यूमारेट में एडिशन ऑफ वाटर होगा. ओके, एडिशन ऑफ वाटर होगा एंड OH ऐड होगा एंड यहाँ पर H ऐड होगा. तुम यहाँ पर भी OH को ऐड कर सकते हो, मतलब यहाँ पर H रख सकते हो, यहाँ पर OH रख सकते हो, बात एक ही है एंड तुम्हें मिलेगा मैलेट. ओके, सो नाउ यहाँ पर इस चीज़ को कंफ्यूज मत होना कि दिस इज मेलोनेट विच इज़ द इनहिबिटर फॉर स्टेप नंबर 6, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ फ्यूमारेट फ्रॉम सक्सिनेट एंड दिस इज मैलेट विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप नंबर 7. ओके, नाउ मैलेट से क्या होगा, मैलेट से अगेन एक ऑक्सीडेशन स्टेप होगा which is the last oxidation step and enzyme is malate dehydrogenase and obviously there will be liberation of NADH and H+. क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा एंड हमें मिलेगा ऑक्सालो एसीटेट. ओके, which was nothing but the substrate for the first reaction. ओके, सो ऐसे करके पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है. सो यहाँ पर हमने 2 इनहिबिटर के बारे में जाना, फ्लूरोएसिटेट
which was the inhibitor for second step, and malonate, which was the inhibitor for step number 6, right? So please remember about those two things. Okay, now let's talk about the regulation of the citric acid cycle. So total 3 enzyme है that can be regulated. One is the first enzyme citrate synthase, जो कि oxaloacetate and acetyl CoA से citrate बना रहा है. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा substrate availability, मतलब oxaloacetate एंड एसिटाइल कोए का लेवल अगर बहुत लो रहा सेल में, देन देयर विल बी इनिबिशन ऑफ साइट्रेट सिंथेस, दैट इज बाय सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी. सिमिलरली अगर उसका अमाउंट ज़्यादा रहा तो एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा, दैट इज द थिंग. एंड एलोस्टेरिक फीडबैक इनिबिशन ये होता है इन केस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा प्ले लिस्ट लाऊंगा. सो फिलहाल एक चीज़ जान लो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा कुछ कुछ एंजाइम में और एक साइट मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट. ओके, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर बाइंड किया देन वो सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट का जो इंटरेक्शन है उसको प्रोमोट करेगा, एंड अगर कुछ नेगेटिव रेगुलेटर बाइंड किया देन वो सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट का जो इंटरेक्शन है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन के लिए oxygen is allosteric activator and 2,3-BPG is allosteric inhibitor. Okay, so now फिलहाल क्या होता है कि आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेस के लिए एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है एडीपी एंड इनहिबिटर है उसका इन प्रोडक्ट. मतलब आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेस क्या कर रहा था, आइसोसाइटेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना रहा था, राइट. सो वहाँ पर NADH भी तैयार हो रहा था एज ए इन प्रोडक्ट. This NADH is a allosteric inhibitor for isocitrate dehydrogenase. Okay, so the last one is product inhibition. Product inhibition क्या कब हो किस एंजाइम पे होता है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस का बाद वाले एंजाइम में, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस. अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता था, अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनिल कोए में कन्वर्ट कर रहा था, राइट. सो तुम सक्सिनिल कोए का अमाउंट बढ़ा दो, राइट. उसके साथ NADH तैयार हो रहा था, उसका भी अमाउंट बढ़ा दो, देन दैट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस विल बी इनहिबिटेड, राइट. दैट इज वाई दिस पॉइंट इज प्रोडक्ट इनहिबिशन, राइट. सो एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि रटने वाला चीज़ ये है नहीं, राइट. सबस्ट्रेट अवेबिलिटी, इस नाम से ही तुमको पता लगेगा कि सबस्ट्रेट अवेबिलिटी अगर मैंने बढ़ाया तो एंजाइम अच्छा काम करेगा, एंड अगर घटाया तो एंजाइम बुरा काम करेगा और स्लो काम करेगा, आई मीन टू से. एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन के केस में भी एडीपी आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेस का एक्टिविटी बढ़ा रहा है. ऑल्दो ये तुम्हें याद रखना होगा, पर इनहिबिशन के केस में याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू नो NADH इज द inhibitor of NADH is the in product of that particular reaction, right. एंड अगर इन प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा हो देन ऑब्वियसली एंजाइम को काम करने में दिक्कत होगी. एंड लास्ट इज प्रोडक्ट इनहिबिशन, जो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के डिहाइड्रोजिनेस के केस में. एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस के केस में जो इन प्रोडक्ट है उसको याद रखो, सक्सिनिल कोए एंड NADH, जो आपका एज ए इनहिबिटर काम करेगा, राइट. नाउ द लास्ट इज ATP कैलकुलेशन. सो ATP कैलकुलेशन के केस में फिर से हम लोग स्टेप्स में वापस लौटेंगे. सो यहाँ से पूरा का पूरा किस्सा शुरू हुआ है. सो देयर इज़ नो मेंशनिंग ऑफ ATP इन द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में भी नहीं है, थर्ड स्टेप में NADH है, राइट. एंड याद रखना NADH से अल्टीमेटली 5 ATP, मतलब 2.5 ATP पर NADH मॉलिक्यूल आता है. एंड हेयर देयर इज 2 NADH. ओके, सो दैट इज वाई 5 ATP. NADH के लिए 5 एंड FADH2 के लिए याद रखना 3. So again there is 5, so 5 5 10, there is ATP और GDP, इसको 2 मान लो. So 5 5 10 10 and plus 2 12. Now there is FADH2. FADH2 means 1.5. Okay, so 1.5 into 2 3. So 12 plus 3 मतलब 15. Okay, now there is no mentioning of any kind of ATP, and here 1 NADH again, sorry 2 NADH, so 5. So 15 plus 5, there is
20 एटीपी दैट इज जनरेटेड वाया क्रेब्स साइकिल। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको ग्लाइकोलाइसिस के केस में भी एटीपी कैलकुलेशन में मदद करेगा कि NADH, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से मिलता है 2.5 एटीपी, एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH से FADH2 इट इज़ मिलता है 1.5 एटीपी, एंड ATP और GTP से 1 ATP करके। ओके, सो दैट इज़ द आइडिया दैट कैन हेल्प यू when you are calculating the net ATP प्रोडक्शन, राइट। एंड यहाँ पर कोई भी ATP का यूज़ नहीं हो रहा है, सो कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ आवर क्रेब्स साइकिल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।